Today we are going to start our next topic, that is group 16 elements. So as far as the group 16 elements are concerned, in the group 16 we have the following elements: oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. Oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. Now फर्स्ट जो इनके केस में कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है वो आ जाता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का. सो फर्स्ट है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन in case of group 16 elements is NS2 NP4. NS2 NP3 थी किसके केस में? ग्रुप 15 एलिमेंट्स में. ग्रुप 16 एलिमेंट्स के केस में क्या हो जाएगा? NS2 NP4. जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के केस में आ जाएगा, एटॉमिक नंबर है ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करने हैं. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2 2s2 एंड 2p4. ठीक है, तो NS2 NP4 2s2 2p4. ठीक है, ये बैलेंस शेल जो है वो शो कर रखा है. सिमिलरली यू कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन केस ऑफ सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम. जो भी प्रीवियस ग्रुप था हमारे पास उसमें जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी थी, ठीक है, उससे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा इनके केस में. 1 इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर इन केस ऑफ दीज एलिमेंट्स. सो जो भी नोबल गैस है, अब जैसे यहाँ पे नोबल गैस आ जाएगी हीलियम, यहाँ पे आ जाएगी आपके पास नियोन, यहाँ पे आ जाएगी आर्गन, यहाँ पे आ जाएगी क्रिप्टॉन, यहाँ पे आ जाएगी जीनोन तक आप लिख सकते हो. ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स. जो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ रही, जैसे सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16. सो इसके केस है नियरेस्ट नोबल गैस है नियोन, 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए यहां तक. फिर आ जाएगा 3s2 3p4 आ जाएगा. देन नेक्स्ट है आपके पास सेलेनियम. सेलेनियम के लिए जो नोबल गैस है, सेलेनियम के लिए नोबल गैस आ जाएगी आर्गन 18 3d 10 हो जाएगा. 4s2 आ जाएगा, 4p4 आ जाएगा. एटॉमिक नंबर हो जाएगा 34. ठीक है, नेक्स्ट जो एलिमेंट है आपके पास टेलुरियम है. टेलुरियम के केस में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा क्रिप्टॉन. एटॉमिक नंबर है क्रिप्टॉन का 36. देन 4d10 5s2 एंड 5p4. सो एटॉमिक नंबर आ जाएगा इसके केस में 52 36 10 46 एंड 2 48 एंड 4 52. Similarly you can write the electronic configuration in case of polonium. पोलोनियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 84. इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा आपके पास जीनोन. जीनोन तक इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिया आपने. कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे जीनोन तक? 54 हो जाएंगे. इसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास 4f में आ जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स. 5d में आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स. देन 6s2 6p4. टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर सकते हो 54 एंड 14 68 एंड 10 78 एंड 2 80 एंड 84. ठीक है, सो this will be the general electronic configuration as well as the electronic configuration. ये तो था general electronic configuration and हमने exact electronic configuration भी लिख ली है इन elements के केस में. ठीक है, so ये electronic configuration होगी जो भी हमारे पास elements है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम. ठीक है, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है एटॉमिक साइज का. सो नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज ऑफ एटॉमिक साइज. सो एटॉमिक साइज कैसे वेरी करेगा? एज वी विल मूव
टॉप टू बॉटम। इन एलिमेंट्स में जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में भी आप देख सकते हो नए शेल में इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहा है। ड्यू टू द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द न्यू शेल व्हाट विल हैपन, द एटॉमिक साइज विल इंक्रीज। atomic size will increase down the group due to addition of electrons into new shell। इलेक्ट्रॉन जो है वो नए शेल में ऐड हो रहा है और उसकी वजह से क्या होगा उसकी वजह से एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करेगा। तो इस एलिमेंट के केस में स्मॉलर साइज है, जैसे नेक्स्ट एलिमेंट की बात करेंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट के केस में एटॉमिक साइज जो है वो और इंक्रीज करेगा। ठीक है, सो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज की वेरिएशन कैसे है, एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा है। और इसका रीजन आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ड्यू टू द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू न्यू शेल। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है इनके केस में वो आ जाता है आयनाइजेशन एनर्जी का। आयनाइजेशन एनर्जी, अब ग्रुप 16 एलिमेंट्स में अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करेगी, एज वी विल मूव डाउन द ग्रुप द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज। सो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप among the group 16 एलिमेंट्स। ग्रुप 16 एलिमेंट्स में डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी कर रही है, डिक्रीज कर रही है। एंड व्हाई इट इज डिक्रीजिंग, ड्यू टू द इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। यहां पे देखो एटॉमिक साइज स्मॉल होने की वजह से और यहां पे एटॉमिक साइज लार्ज होने की वजह से न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस जो है वो क्या है, ग्रेटर है। सो एज द डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, द होल्ड ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन विल बिकम वीकर एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बिकम इजियर। सेम जिस तरह से आपने ग्रुप 15 एलिमेंट्स में एक्सप्लेन किया था वैसे यहां पे भी एक्सप्लेन कर दोगे। न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस इंक्रीज कर रही है, न्यूक्लियस का होल्ड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर पुअर है, ठीक है, रिड्यूस हो रहा है, वीकर हो रहा है और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या है, इजियर है। ठीक है, सीधी सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग है कि न्यूक्लियस का होल्ड अगर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर वीकर होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को हम इजिली क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। सो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो कैसे वेरी करेगी, डिक्रीज करेगी। वही अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हैं। बट एक्सेप्शन आपको बता रखी थी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती थी, उसका रीजन क्या था, कंप्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है दैट इज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ।
tendency of an atom of element to attract the shared pairs of electrons towards itself. This is known as electronegativity. So अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, so down the group electronegativity will decrease. So electronegativity will decrease down the group due to increase in atomic size. एटॉमिक साइज इंक्रीज करने की वजह से अब देखो क्या होगा, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है, और इस डिस्टेंस के इंक्रीज होने की वजह से जो भी एलिमेंट है उसके जो एटम है उसकी जो टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल डिक्रीज. जैसे यहां पे आप कंसीडर कर सकते हो, कोई भी एग्जांपल है, जैसे कोई एटम ए है, बी के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है. अब यहां पे जो ए एटम है इसका साइज लार्जर है, लार्जर साइज होने की वजह से इसका न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगी. ठीक है, ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से इसकी जो टेंडेंसी है इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की वो क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे बात करें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, तो ऑक्सीजन और सल्फर में से कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ऑक्सीजन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज द स्मॉलर साइज ऑफ ऑक्सीजन. सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो इसको. ठीक है, सल्फर का एटॉमिक साइज क्या है, लार्जर है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में सल्फर का एटॉमिक साइज लार्जर होने की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी, कम होगी. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग है, टॉप टू बॉटम अगर मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, बट साइमल्टेनियसली एक और कैरेक्टर है दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर. सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कैसे वेरी करेगा, इट विल इंक्रीज, एंड यू कैन रिलेट द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर विद द आयनाइजेशन एनर्जी. कोई स्पीशीज जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी उतना ज्यादा क्या होगा, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा. तो सेम थिंग है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. ठीक है, नेक्स्ट आप यहां पे मेंशन कर सकते हो, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर. इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कैसे वेरी कर रहा है, इट विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप. ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, और इसका रीजन भी एक्सप्लेन कर सकते हो, किस रीजन के बेसिस पे, ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज. ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज. क्लियर है. ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है मेटालिक कैरेक्टर, वो भी हम जो है वो डिस्कस करते हैं आगे. मेटालिक कैरेक्टर आ जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट जो हमारे पास कैरेक्टर है दैट इज मेटालिक कैरेक्टर. एंड मेटालिक कैरेक्टर कैसे वेरी करेगा इन एलिमेंट्स के बीच में. एलिमेंट्स है हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम. सो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा. ऑक्सीजन एंड सल्फर टिपिकली ये तो क्या है, स्ट्रॉन्ग नॉन मेटालिक कैरेक्टर है इनके केस में. ऑक्सीजन और सल्फर ये तो नॉन मेटालिक है. सेलेनियम, टेलुरियम ये वीकर नॉन मेटालिक है, और पोलोनियम जो वो रेडियो एक्टिव है एंड इट इज अ शॉर्ट लिव्ड. बट टॉप टू बॉटम अगर मेटालिक कैरेक्टर की वेरिएशन देखें तो मेटालिक कैरेक्टर कैसे वेरी करेगा, इट विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप. So metallic character
will increase down the group. It will increase down the group. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट, सो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें तो जो एलिमेंट्स हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैं, दे कैन एग्जिबिट अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट इनके केस में ऑब्जर्व होती है दैट इज -2, बट दे कैन एग्जिबिट अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी हो सकती है? सी, जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के केस में -2 के होते हैं. बट अगर ऑक्सीजन से ज्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सपोज अगर हमारे पास जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर रहा है. बट अगर ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सपोज अगर फ्लोरीन प्रेजेंट है, OF2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर जो है +2 चार्ज होगा. ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास O2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी दैट विल बी इक्वल टू 0. तो देखो -2 की भी ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट कर रही है, +2 की भी ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर रहे हैं एलिमेंट्स, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी इनके केस में आ रही है. और कहीं पे अगर परऑक्सी लिंकेज है, जैसे H2O2 हो गया या फिर Na2O2 है, ठीक है, तो यहां पे -1 चार्ज होगा, -1 चार्ज होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 होगा. तो देखो -2 की भी हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 भी हो गई, 0 भी हो गई, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो गई. ठीक है, सो ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट जब एक ही एलिमेंट एग्जिबिट करता है, देन हियर वी कैन कैरेक्टराइज दैट द एलिमेंट इज एग्जिबिटिंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, जो एलिमेंट है वो किस तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर रहा है, इट इज एग्जिबिटिंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, तो ये एलिमेंट्स है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो एग्जिबिट कर सकते हैं. इसके अलावा अगर हम और एलिमेंट्स की बात करें, जैसे सल्फर की डिस्कस कर लेते हैं, तो सल्फर जो है SF6, SF4 है, ठीक है, SO2 है, तो सल्फर भी +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर सकता है, +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर सकता है. और अगर एलिमेंटल स्टेट में देखें S8 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, तो S8 जो मॉलिक्यूल है उसमें जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है. ठीक है, सो वही बात आ जाती है इसके केस में, दे विल एग्जिबिट अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एग्जिबिट करेंगे ये एलिमेंट्स. बट जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 की है, as they need only 2 electrons to complete their octet. So जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 एग्जिबिट कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर सकते हैं वो कितनी हो सकती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. बट दैट विल नॉट बी ट्रू इन केस ऑफ ऑक्सीजन, एज इट कैन नॉट एक्सटेंड इट्स बॉन्डिंग टू अप टू d ऑर्बिटल्स, क्योंकि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के केस में वेकेंट d ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और उसकी वजह से बॉन्डिंग जो है वो d ऑर्बिटल्स में एक्सटेंड नहीं की जा सकती है. इन केस ऑफ ऑक्सीजन रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स कैन एग्जिबिट +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो वो पॉसिबल है अगले जो एलिमेंट्स हैं उनके केस में. ठीक है, बाकी और बात करें और जो कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं इनके केस में, कैटेनेशन का है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का है. तो ये जो एलिमेंट्स हैं दे कैन एग्जिबिट कैटेनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ये एग्जिबिट कर सकते हैं. जैसे S8 मॉलिक्यूल है तो सल्फर के 8 एटम्स जो है वो इंटरलिंक्ड होते हैं. इसी तरह से ऑक्सीजन है, पेरोक्साइड यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखा है ये स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन डायरेक्टली लिंक्ड है, जहां पे भी 2 ऑक्सीजन डायरेक्टली लिंक्ड है पेरोक्सी लिंकेज, या फिर ओजोन हो गया, ओजोन में 3 ऑक्सीजन जो है वो लिंक्ड होते हैं. सो ये जो कंपाउंड्स है क्या शो कर सकते हैं, ये कैटेनेशन शो कर सकते हैं. एंड कैटेनेशन इज व्हाट, कैटेनेशन इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स.
नेक्स्ट आ जाता है केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी में सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। सो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन विद हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी कंपाउंड्स इनके केस में फॉर्म होंगे, ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है तो वाटर बनेगा। सल्फर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। इसी तरह से H2SE H2TE। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पोलोनियम जो है ये शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज होती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज है, तो इसके कंपाउंड्स हम स्टडी नहीं कर रहे। ठीक है। सो अगर हम हाइड्राइड्स की बात देखें, हाइड्रोजन के साथ ही जो कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं, तो सबसे पहले इनमें वेरिएशन हो जाती है बॉन्ड एंगल की। बिफोर बॉन्ड एंगल जस्ट सी द स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय टू बॉन्ड पेयर्स। दो तो बॉन्ड पेयर्स है और दो ही क्या है यहाँ पे लोन पेयर्स है। दीज टू आर लोन पेयर, ये लोन पेयर्स है, एंड ये जो दो स्पीशीज हैं ये क्या है बॉन्ड पेयर्स है। ठीक है, ये बॉन्ड पेयर्स है और ये दो क्या है लोन पेयर्स है। अब इसके केस में रिपल्शन होगी, दोनों टाइप की रिपल्शन होगी। लोन पेयर तीनों टाइप की रिपल्शन होगी। लोन पेयर रिपल्शन भी होगी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी होगी, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बॉन्ड एंगल की। वाटर है, H2S है, H2SE है एंड H2PO है। ठीक है, तो इनके केस में बॉन्ड एंगल जो वो कैसे वेरी करेगा, बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज जैसे हम वाटर से H2TE की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, पोलोनियम का तो आपको ऑलरेडी बता ही दिया। जो पोलोनियम का केस है, पोलोनियम का शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए हम इसके कंपाउंड स्टडी नहीं कर रहे। सो बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज करेगा। बॉन्ड एंगल की वेरिएशन जो वो इस तरह से होगी। वाटर के केस में बॉन्ड एंगल ऑब्जर्व होता है 104.5 और H2TE के केस में जो बॉन्ड एंगल ऑब्जर्व होगा दैट विल बी 90 डिग्री। सो यहाँ पे 90 डिग्री का आ जाता है बॉन्ड एंगल, यहाँ पे आ जाएगा 104.5, यहाँ पे आ जाएगा 91.2 और यहाँ पे 91 डिग्री, यहाँ पे 92.1। ठीक है, सो बॉन्ड एंगल की वेरिएशन जो वो इस तरीके से होगी। बॉन्ड एंगल जो वो डिक्रीज कर रहा है, और क्यों डिक्रीज करेगा एक्सप्लेन कर सकते हो किसके बेसिस के। यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ लोन पेयर रिपल्शन जो है वो क्या करेगा डिक्रीज करेगा। बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी डिक्रीज करेगा। जितनी कम रिपल्शन होगी बॉन्ड पेयर के बीच में, उतना ही कम क्या होगा बॉन्ड एंगल होगा। ये इस रिपल्शन की बात की जा रही है। सो जैसे इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द सेंट्रल एटम। On the basis of size of the central atom, the lone pairs will be more concentrated. lone pair के बीच में ज्यादा रिपल्शन होगी, साथ में बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्शन जो है ज्यादा होगी। जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ रिपल्शन डिक्रीज करेगा और बॉन्ड एंगल जो है डिक्रीज करता है। ठीक है, सो ये तो था जो भी हाइड्राइड्स बन रहे हैं इनमें बॉन्ड एंगल किस तरह से वेरी कर रहा है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक आता है दैट इज next is melting and boiling point। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखो कैसे वेरी करेगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का सीधा सा रिलेशनशिप है विद द साइज ऑफ द सेंट्रल एटम। विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेंट्रल एटम द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शुड इंक्रीज। सो यहाँ पे जो जनरल ट्रेंड है वो किस तरह से आना चाहिए, H2S, H2SE, H2TE। वाटर मैंने नहीं लिखा क्योंकि वाटर के केस में एग्जिस्ट करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो वाटर का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनहेंस कर देती है। स्पेसिफिकली अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन।
सो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा होगा। एक्सेप्शन है वाटर की, और ये क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस, why water exists in a liquid state while H2S is a gas? Why water is a liquid and H2S is a gas? Explain कर सकते हो on the basis of intermolecular hydrogen bonding. Due to the presence of intermolecular hydrogen bonding, water will exist. Water will show associated nature. Associated nature means molecules are they will lie closely to each other. The matter will exist in liquid state. सो वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। रीजन है इसका ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सल्फर, यहाँ पे H2S के केस में सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, दैट इज व्हाई इट इज अ गैस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, रीजन उसका ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो आ जाता है वो है एसिडिक कैरेक्टर। अगर एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो हमारे पास कंपाउंड है H2O है, H2S है, H2SE है, H2TE, टेलुरियम हाइड्राइड है, सेलेनियम हाइड्राइड। सी इन कंपाउंड्स में अगर हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज करता जाएगा, सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक होता जाएगा और वो बॉन्ड इजिली क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा, तो जल्दी जो वो H पॉजिटिव एंड डोनेट करेगा। सो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर ये बन जाएगा। किसके बेसिस पे एक्सप्लेन करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द सेंट्रल एटम। So due to increasing the size of the central atom, the bond formed between the hydrogen will become weaker one and it will dissociate easily. ठीक है। So ये तो हो गया एटॉमिक साइज के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हो एसिडिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट आ जाता है थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। थर्मल स्टेबिलिटी भी एक्सप्लेन की जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द सेंट्रल एटम। जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज कर रहा है क्या इफेक्ट होगा? बॉन्ड वीकर होता जाएगा, इजिली डिसोशिएट हो जाएगा। सो थर्मल स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है, वाटर विल बी थर्मली मोर स्टेबल एज कंपेयर टू H2S, एज कंपेयर टू H2SE, एज कंपेयर टू H2TE। नेक्स्ट आ जाता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। अगर हम रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो कौन सी स्पीशीज जो है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगी वो भी आप देख सकते हो। जिसके केस में हाइड्रोजन इजिली लिबरेट हो रही है, किसके केस में? जहां पे बॉन्ड वीकर है। किसके केस में बॉन्ड वीकर है? जहां पे एटॉमिक साइज लार्जर है। सो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ठीक है। यहां पे ये बॉन्ड इजिली डिसोशिएट हो जाएगा। क्यों डिसोशिएट हो जाएगा? ड्यू टू द ग्रेटर साइज ऑफ द सेंट्रल एटम। ठीक है। सो दीज वर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके बाद जो है हम स्टडी करेंगे कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स और इसमें हमारे पास आ जाएगा ऑक्सीजन, ओजोन एंड सल्फर। ठीक है। सो उनके कंपाउंड्स को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।